नमस्कार। आज की हिंदी काव्य गोष्ठी पोएज़ी टेल्स के द्वारा आप सभी का स्वागत है। तो एक बहुत ही फ़ेमस सॉन्ग है कल हो ना हो मूवी का। हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, छाँव है कभी, कभी है धूप ज़िंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो समा आज है वो ज़रूरी नहीं कि कल हो, और जो पल अभी चल रहा है जिसमें हम अभी यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए हैं पोएज़ी टेल्स हिंदी काव्य गोष्ठी के लिए, तो वो 1 घंटे के बाद नहीं होगा। तो ये समा बंधा रहना चाहिए, 1 घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी हिंदी के जो कवि हैं उनकी कविताओं का आनंद लीजिए। तो कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूँगी मैं इंट्रोडक्शन में। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले कवियत्री से जो कि सुर साम्राज्ञी हैं, मणि सक्सेना जी, जिनकी आवाज़ के हम दीवाने हैं। तो ये मुंबई में रहने वाली एक गायिका, कवियत्री और द्विभाषी लेखिका हैं। इन्होंने बीएचयू से भूविज्ञान में स्नातकोत्तर किया है और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है, जो कि आपको इनकी कविताओं में भी सुनने को मिल जाएगा। भी किया गया है। विभिन्न काव्य संग्रह में उनकी कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं, जिनमें नववर्ष का गणतंत्र, प्रेमांजलि, काव्य मंजूषा 2020, हम पंछी एक डाल के, भावांजलि, माँ की महिमा, शहादत एक इबादत, प्रकृति प्रमुख हैं। इनके कई भजन, कहानियां और देशभक्ति गीत कई यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए हैं, जिनमें साधना भजन, शिमारू भक्ति, यूकी म्यूजिक, भक्ति भजन सागर चैनल प्रमुख हैं। तो मणि जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस काव्य गोष्ठी के मंच पर। प्लीज अपनी पहली कविता प्रस्तुत करिए। यहाँ बैठे सभी गुणीजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी अनुपमा जी के लिए, जो इन्होंने इतना सुंदर ये पटल बनाया, और अजय वर्मा भैया का, सुबुही आपका भी, और आप सभी एडमिन्स का, जो ये बहुत अच्छा एक ग्रुप है। इसमें हम सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कई अलग अलग इसमें जो पोइट्री कॉम्पिटिशन्स होते हैं और कुछ ना कुछ कविता से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें करके भी बहुत मजा आता है। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, और सुबुही आपका बहुत बहुत आभार मुझे इतने प्यार से आमंत्रित करने के लिए। तो मैं सबसे प्रथम जो अपनी कविता आज लेकर आई हूँ वो कहीं ना कहीं वीर रस पर आधारित है। वीर भी नहीं कहूंगी, एक तरीके से करुणा रस पर है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो बात मैंने कही है वो एक जो कैकई है उनके मन की जो व्यथा रही है, जो पीड़ा उन्होंने सही है, तो उस व्यथा को मैंने व्यक्त किया है अपनी कविता के जरिए। तो कुछ यूं है, सुनिएगा कि कविता का शीर्षक है आत्मग्लानि कैकई की। कि चिंतित चिंता सी चिता जलती मन की वीरानी नगरी में, चिंतित चिंता सी चिता जलती मन की वीरानी नगरी में, पिस पिस के आत्मा शून्य पड़ी आत्मग्लानि की डगरी में। जीवन है या मरघट का घर, जीवन है या मरघट का दर, अनुभूति नहीं कोई सीने में, दुश्मन पिछले कर्मों का फल, रिस रिस क्यों बहता भीतर में। कुबड़ी मंथरा की कुबुद्धि से बलि चढ़ी कैकई की मति, कुबड़ी मंथरा की कुबुद्धि से बलि चढ़ी कैकई की मति, दशरथ की थी वो भार्या प्रिय, चंद घंटों में सर्वनाश बनी। मोह में सुत के मांगी गद्दी, मोह में सुत के मांगी गद्दी, बन गई जीवन भर की गलती, ये देख सुपुत्र ने मां त्यागी, जीते जी मर गई मां कैकई, जीते जी मर गई मां कैकई। क्या पीर से गुजरी होगी वो, जनना था सपूत भरत जिसने, क्या पीर से गुजरी होगी वो, जनना था सपूत भरत जिसने, रामायण की दुष्पात्र बनी माता कैकई चंद वचनों से। संसार के कोने कोने से लांछन के कितने बाण सहे, परिजनों की अभद्र कटुवाणी ने मन में थे गहरे घाव दिए। अंगारों की बरसी वृष्टि, अंगारों की बरसी वृष्टि, जब विवेक शून्यता पे पड़ी दृष्टि, ग्लानि की ज्वाला उफान चढ़ी, अगले उगले अग्नि सारी सृष्टि।
अंगारों की बरसी वृष्टि, जब विवेक शून्यता पे पड़ी दृष्टि, ग्लानि की ज्वाला उफान चढ़ी, उगले अग्नि सारी सृष्टि। कौशल्या और सुमित्रा माँ ने कोस कोस नजरें फेर, सियाराम भी वन की ओर चले, रह गई अकेली माता कैकई। दुख का ऐसा तूफान उमड़ा, दुख का ऐसा तूफान उमड़ा, नजरें वो स्वयं से मिला न सकी, अंधियारे ने ऐसा जगड़ा, शमशान में हो जैसे वो खड़ी। किसी और से क्या उम्मीद करे, निज आत्मा ने मुंह मोड़ लिया। अब वो किसी और से क्या उम्मीद करे, उनके मन के अंदर की जो पीड़ा है, वो इतनी तकलीफ है उनके उसमें कि वो अपने खुद के करे हुए कर्मों से वो इतना दुखी हो चुकी हैं कि वो किसी से कुछ उम्मीद किया, वो अपने आप को किसी से माफी के लिए लायक भी नहीं समझती हैं। कि दुख का ऐसा तूफान उमड़ा, नजरें वो स्वयं से मिला न सकी, अंधियारे ने ऐसा जकड़ा, शमशान में हो जैसे वो खड़ी। किसी और से क्या उम्मीद करे, निज आत्मा ने मुंह मोड़ लिया। मृत्यु आसान जीवन था कठिन, मृत्यु आसान जीवन था कठिन, पाषाण सा देह था ओढ़ लिया। नीति ने चुना था कैकई को, पीने के लिए विष का प्याला। नीति ने चुना था कैकई को, पीने के लिए विष का प्याला। आत्मग्लानि के तप में जलकर ममता का गला घोंट डाला। वनवास का कष्ट ना इतना कठिन, जितनी ग्लानि की थी पीड़ा। जो राम जी ने और सीता माँ ने वनवास में जो कष्ट झेले, मेरे ख्याल से उससे भी कहीं ज्यादा पीड़ा जो आत्मग्लानि की होती है, वो शायद कैकई जी ने सही थी। कि वनवास का कष्ट ना इतना कठिन, जितनी ग्लानि की थी पीड़ा। दुर्भाग्य कहूं इसे कैकई का, या ऊपर वाले की लीला। यदि राम न जाते वन की ओर, अब ये एक सवाल है जो सबके लिए है कि यदि राम न जाते वन की ओर, कैसे रावण का मरण होता। जामवंत सुग्रीव जटायु संग, हनुमान से कैसे मिलन होता। कैसे मां अहिल्या को मोक्ष मिलता, कैसे लंका का दहन होता। विरहा की अग्नि के पश्चात कैसे सियाराम मिलन होता। विरहा की अग्नि के पश्चात कैसे सियाराम मिलन होता। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना मणि जी। मतलब हमें लगता है कि कोई इस तरह सोच नहीं सकता होगा कि कैकई के मन में क्या चल रहा होगा। करते टाइम तो उन्होंने कर दिया जो भी उन्हें करना था, बट बाद में मुझे नहीं लगता किसी ने भी सोचा होगा। यू आर द फर्स्ट वन जिसने इतना सोचा है कि कैकई आत्मग्लानि में कितना डूब रही होगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप जैसा करते हो वैसा भरते जरूर हो, आज नहीं तो कल वो वापस आता है और बहुत मतलब कई गुना ज्यादा होके आता है। और मतलब कोई माफ कर दे तो ठीक, कोई ना माफ करे तो वो और बड़ी मुश्किल हो जाती है वो सिचुएशन। तो बहुत और सबसे अच्छा। बड़ी और बात तो उनके उनके अपने पुत्र ने ही उनको, जिसके लिए उन्होंने सब हाँ, कुछ किया, डिसोन कर दिया। हाँ उन्होंने ही उनको बिल्कुल छोड़ दिया, हाँ, त्याग डिसोन कर दिया। दिया कि मुझे अब तुमसे कोई मतलब वास्ता नहीं रखना है। तो दैट इज द हाँ, मेजर थिंग। और जो शब्दों का चुनाव था ना आपकी कविता का, वो बहुत ही सुंदर था। एकदम सुन के लग रहा था बस आप बोलते जाओ और हम सुनते जाएं। बहुत बहुत आभार आपका सुरभि जी। अजय जी, आप कुछ कहना बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल राम कथा में पढ़ने वाला काव्य पाठ था ये। राम कथा के दौरान बहुत से कथावाचक व्यास जी की गद्दी से ऐसा पढ़ते हैं और चिंतन सही है। और वैसे तो ये कहा जाता कि ये वही जो राम रच रखा, जो रचा हुआ था वही हुआ। लेकिन स्टिल वो ये भी एक वो है, क्या कहा है, दुर्भाग्य है जिसे कहा जाए कि ये पाप आखिर में कैकई के ही मत्थे आया कि उनको अपने ऊपर ये चीज लेनी पड़ी। और तो कहते हैं ना कि हाँ, ये कहते हैं ना कि कैकई को वो चुना गया था, वो नीति ने ही चुना था उनको, कि वो स्वीकार किया था उन्होंने कि मुझे अब इसके मतलब मत्थे मुझे लेना है अपने, और जीवन भर के लिए सहना है। वो जैसे उनके हाथ में, जैसे ईश्वर की मतलब मर्जी थी वो, और उन्होंने स्वीकारा था उसको। वो वही था कि राम श्री राम को जी। इसमें ना एक आशुतोष राणा जी का बहुत अच्छा उल्लेख आया, बुक है उनकी लिखी हुई कि कैकेयी और राम संवाद। हाँ, तो उसमें जो आपने मणि चित्रण किया है, बखूबी उन्होंने चित्रण किया उसी चीज को, कैकेयी के चरित्र पे, और बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने, आशुतोष राणा जी ने। अच्छा, आशुतोष राणा, ओके। हाँ, उनकी कविताएं भी ऐसी होती हैं, बिल्कुल ऐसी। और प्लस वीर रस वाली भी होती हैं। और जो उनका पढ़ने का तरीका है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। मतलब लगता है कि बस एकदम सुनते जाओ।
हाँ, जोश होश होश से भरा हुआ प्लस होता है उनका। आवाज में वो दम है ना उनके, वो अलग ही उसका प्रोजेक्शन अलग आता है। हाँ, बिल्कुल फ्लो अलग जाता है उनका। हाँ, मंजू मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? म्यूट आवाज में डिस्टर्ब। नहीं, उनका वॉइस कम है। म्यूट तो नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, वॉल्यूम नहीं, कम है। मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव था कविता में, और बहुत जी अच्छी कविता, बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव, और बहुत ही प्यारी कविता। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो मणि सक्सेना जी की इतनी माइंड ब्लोइंग और बहुत ही सुंदर वीर रस से भरी हुई, वीर रस नहीं, कैकई की आत्मग्लानि से भरी हुई कविता को सुनने के बाद अब हम बुलाना चाहते हैं अभिलाषा मैम को। अभिलाषा अरुण जी जो पुणे से आती हैं, एक गृहिणी हैं, लिखने और साहित्य से रुझान था इनको बचपन से ही, लेकिन बचपन से ही इनको था कि मतलब आसपास क्या हो रहा है, तो समाज में घटित घटनाओं पर लिखना पसंद करती हैं। रचनाओं के माध्यम से अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर लाइव व ऑनलाइन काव्य पाठ कर अनेकानेक सम्मानों व पुरस्कारों ने इनके आत्मविश्वास और हौसले को बढ़ाया भी है। अपने अपने रावण, मानसरोवर, नवाक्षर, संघर्ष और श्रम, नवीन अवचेतन साहित्य सुमन, समंदर के मोती, नेहा शर्मा, साहित्य अर्पण, मन की पवित्र यात्रा, प्रतिबिंब, काव्य सुधा आदि साझा संकलन में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो अभिलाषा मैम, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है और ऑनर की बात है कि आप हमारे मंच पे हैं, तो प्लीज अपनी कविता पढ़िए। ये मंच का आभार, और अरुणमय उनका, और अजय भैया, मनीष, भूरी, सब आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने मंच पे हमें याद किया। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी एक घनाक्षरी से शुरुआत करती हूँ। तो घनाक्षरी उस तरह है। प्रीते दीप मन मीते, मन के आधार गीत, प्रीते दीप मन मीते, मन के आधार गीत, सुख दुख दिन रात संग में गुजारिए, संग में गुजारिए। इनसे कभी न डरो, डर के कभी न रहो, इनसे कभी न डरो, डर के कभी न रहो, जीवन संघर्ष नित हंसी के गुजारिए, हंसी के गुजारिए। बादलों में चम चम बरसे है झम झम, बादलों में चम चम बरसे है झम झम, थरी थरी डर डर बेटी न डराइए, बेटी न डराइए। उसी के निकट कभी विकट विपत्ति दिखे, उसी के निकट कभी विकट विपत्ति दिखे, सबल चट्टान जैसा उसको बनाइए, सबल चट्टान जैसा उसको बनाइए। नित्य सत्य कर्म कर मिलता है तभी फल, नित्य सत्य कर्म कर मिलता है तभी फल, कोई ललकारे कहीं वहीं फटकारिए, वहीं फटकारिए। जीवन के पथ चले जीते वो सभी का मन, जीवन के पथ चले जीते वो सभी का मन, विश्व राष्ट्र धर्म संग गरिमा बढ़ाइए, गरिमा बढ़ाइए। एक घनाक्षरी थी। बहुत सुंदर रचना अभिलाषा मैम, कि जब जहाँ जो परेशानियां है उसे वहीं सुलझा के आगे बढ़ना चाहिए, और डरना या दबना ये तो बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीजें जो सही है उसका साथ देना चाहिए। अब ये भी नहीं कि मतलब दबंगई पे आ जाए, बट जो गलत है उसके अगेंस्ट रहे और जो सही है उसका साथ दे। बहुत अच्छी रचना है। अजय सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत शानदार प्रस्तुति। एक तो आपका अंदाज बिल्कुल अलग है पढ़ने का, और दूसरे इसके रचना में भी बहुत वजन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए किसी के भी अंदर। आप सही बात, जैसा आपने कहा कि जब दबंगई ना करिए, लेकिन किसी से दब के भी ना रहिए। बहुत शानदार आपकी प्रेरणादायक रचना।
Manju ma'am, you want to add something? हाँ जी, बहुत खूबसूरत आवाज में बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। और संदेश तो बिल्कुल है ही। तो मतलब वो जो होता है ना, जो आर्ट का पर्पस होता है, लिटरेचर का पर्पस होता है, इंस्ट्रक्शन विद प्लेजर। तो ये वो वाला था कि मतलब ऐसे मोहक भी लग रहा है, और जो बात कहने वाली है, जो सिखाने वाली है, वो भी आप सिखा गई, और बहुत अच्छे से सिखा गई, और बहुत प्यार से सिखा गई। बहुत ही खूबसूरत। Mani ji, you want to say something? जी, जी, बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि अभिलाषा आंटी, पहले तो जो आपने कविता का जो पाठ किया ना, वो एक बहुत ही मिठास भरा था, और बहुत ही अच्छी सी एक आवाज़ में, जो मीठी सी आवाज़ में जो आपने उसको स्वर दिए ना, वो बहुत अच्छे लगे सुनने में। प्लस आपकी जो कविता में जो भाव है कि मतलब हमें डरना नहीं चाहिए, चाहे वो बेटी हो या कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो, उसे डर के नहीं रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही वो ओपन वैसा हो, लेकिन एक बैलेंस बना के रखना चाहिए कि आप ज़्यादा ना आप पे कोई डोमिनेट कर सके, ना आप किसी पे डोमिनेट करें। एक बैलेंस होके चलना चाहिए लाइफ में, फिर चाहे वो कोई भी हो, हमेशा एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर आपकी कविता। तो अब हम बुलाना चाहते हैं मंजू चौहान जी को मंच पर। वैसे तो हम मतलब मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इनकी कविताएं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ती रहती हूँ, और जो बहुत ही अच्छे शब्दों का चुनाव रहता है, और बहुत ही दमदार और बहुत ही मैसेज वाली कविताएं होती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। ये प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने, हालांकि इनके पास मुझे पता है कि बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारी बुक्स और बहुत कुछ होगा, बट इन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया है ना, वो बहुत ही शॉर्ट में दिया है। तो इन्होंने बस कुछ ही चीजें बताई हैं, बट मुझे पता है कि ये इसका कम से कम 100 गुना ज्यादा इनके पास सब चीजें होंगी। तो इनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं, उसमें जो ये सबसे ज्यादा जो इनको पसंद आई, जो इन्होंने मुझे दी है बोलने के लिए, वर्ल्ड पोएट्री कॉन्फ्रेंस की तरफ से कला साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में योगदान के लिए इंटरनेशनल एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है इन्हें। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अल्बर्टा की तरफ से अल्बर्टा कल्चरल डेज और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। ब्रिकोलॉज पुस्तक साहित्य स्पर्श अवार्ड 2025 के लिए चुनी गई थी। और पुस्तकें इनकी हैं काव्य कलियां, प्रेम प्रहरी, इकोज एंड साइज। और जो संपादित पुस्तकें हैं उनमें ब्रिकोलेज, कंटेम्प्रेरी क्विटेबल्स इन लिटरेचर, एथिकेडिया, कल्चरल एथिनेनियम एंड ये सारी बुक्स इनकी बहुत ही जो इनको पसंद है। बाकी मुझे पता है कि बहुत सारी और बुक्स होंगी इनकी। तो मंजू जी, प्लीज आप अपनी कविता प्रस्तुत करिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और पोएजी टेल्स का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर पटल सजाने के लिए। आवाज मेरे ख्याल से आ रही होगी मेरी। जी तो जी, आ मैं रही। जी तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता एक कहानी पे आधारित है, तो वो कहानी भी मुझे बतानी पड़ेगी। तो वो कहानी वो है जो आप लोगों ने बचपन में, मुझे लगता है सब ने पढ़ी होगी। एक कहानी थी गिलहरी और कौवे की, कि गिलहरी और कौवा दोनों मिलकर खेती करते हैं, और गिलहरी अपना अनाज बोने जाती है, वो कौवे को बुलाती है कि भाई तू भी आ जा। कौवा कहता है कि नहीं, मैं तो हरी डाल पे बैठा हूँ, तो तू जाके बो के आ जा, मैं बाद में देखता हूँ। उसके बाद वो पहले अनाज बो लेती है, फिर वो अनाज पानी भी देती है, फिर वो अनाज काटती भी है, और जब लेके आने का टाइम होता है तो ले भी आती है। कौवा हमेशा ही ऐसे बोलता रहता है कि नहीं तू चल, मैं आ रहा हूँ, पर आज जाता कभी नहीं। तो इवेंचुअली बारिश हो जाती है, कौवे का अनाज बह जाता है, और गिलहरी को उसका अनाज वो अपने जो भी स्टोर होता है उसमें भर लेती है। वो है पीछे की कहानी। उसके आगे की कविता जो मैंने लिखी है वो है। तो मैं कहती हूँ कि मात्र किताबों में बसती है सपनों की दुनिया, क्योंकि ये कहानी भी किताब में लिखी थी, कि मात्र किताबों में बसती है सपनों की दुनिया, जहाँ हर पेड़ की जड़ को जल मिलता है। मात्र किताबों में बसती है सपनों की दुनिया, जहाँ हर पेड़ की जड़ को जल मिलता है, हर बेसहारे को बल मिलता है, और गिलहरी को उसकी मेहनत का फल मिलता है। मात्र किताबों में बसती है सपनों की दुनिया, जहाँ हर पेड़ की जड़ को जल मिलता है, हर बेसहारे को बल मिलता है, और गिलहरी को उसकी मेहनत का फल मिलता है। जहाँ खेतों में किसान गाता है, जहाँ खेतों में किसान गाता है, हर कर्म के पेड़ पर फल आता है, और चालाक आलसी कौआ अपनी निष्क्रियता पर पछताता है। ये दुनिया किताबों में होती है।
असली जिंदगी की कहानी तो कुछ और है। असली जिंदगी की कहानी तो कुछ और है। यहाँ दिन को रात और रात को भोर है। यहाँ अन्न उगाने वालों के पेट भूखे हैं। यहाँ अन्न उगाने वालों के पेट भूखे हैं। कुआं खोदने वालों के गले सूखे हैं। मकान बनाने वालों के पास मकान नहीं है। सबको हंसाने वाले तमाशागर के चेहरे पर मुस्कान नहीं। यहाँ अन्न उगाने वालों के पेट भूखे हैं। कुआं खोदने वालों के गले सूखे हैं। मकान बनाने वालों के पास मकान नहीं है। सबको हंसाने वाले तमाशागर के चेहरे पर मुस्कान है। कोयले की खदान में काम करते मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़े। कोयले की खदान में काम करते मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। वो जो मासूम फंस गया था पुलिस की गिरफ्त में, सुना है बेचारे को बहुत डंडे पड़े। बड़े मालिक के बेटे की किस्मत यहाँ फिर से संवर जाती है। पहली बीवी गरीब की बेटी थी, जहर खाती है और मर जाती है। बड़े मालिक के बेटे की किस्मत यहाँ फिर से संवर जाती है। पहली बीवी गरीब की बेटी थी, जहर खाती है और मर जाती है। असली जिंदगी की दुनिया में गिलहरी रोती पीटती रहती है। हाँ, आलसी कौवे की तस्वीरें जरूर आती हैं अखबार में। अक्सर अखबारों में आती हैं। गिलहरी को रोटी कंबल बांटते। बहुत ही अच्छी रचना मंजू मैम। मतलब दैट्स द आयरनी की ये सच्चाई है आज की और समाज की, कि जो ज्यादा मेहनत करता है उसे उसका फल ज्यादातर बार ऐसा होता है कि नहीं मिलता है, उसका फल कोई और ही ले जाता है। और सही बात है कि गरीब की, हाँ मैंने मतलब ये होता है ना, जैसे कंपनी होती है तो उसमें ज्यादातर तो मेहनत तो मजदूरी करते रहते हैं, पर उनको तो बिल्कुल हाँ, और जैसे जो किसान है वो खेती कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर होता उनके पास बेचारों के कुछ नहीं है। तो असली जिंदगी में तो यही होता है कि मेहनत करने वाले नीचे रह जाते हैं। ट्रू। तो इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक राकेश जी के कनेक्शन में कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू है कुछ, तो वेट करते हैं, जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनको इनवाइट कर लेंगे। तब तक हम अपने प्यारे अजय सर को इनवाइट करते हैं। ये लखनऊ निवासी हैं। इनकी संगीत, साहित्य, सामाजिक कार्यों तथा खेलों में विशेष दिलचस्पी है। हाल ही में विभिन्न काव्य संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें शजर की छांव तले, काव्य मंजूषा 2020, काव्य मंजूषा 2022, काव्य मंजूषा 2025, पोएट्स एंड यू, गूंज, दिशाएं जिंदगी की, वक्त एक रहस्य प्रमुख हैं। इनके 3 एकल काव्य संग्रह भी हैं, जो मेरे पास तीनों हैं। ठीक है, हम सफर, एहसास मासूम, मेरे दिल में बसे हैं भोले, और दिल के टुकड़े मेरे अपने। तो बहुत बहुत स्वागत अजय सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत मन संचालन के लिए, और मन संचालन की स्वीकृति देने के लिए भी आपका आभार। और जो तो हमको कुछ करना थोड़ी ना होता है, सब हमको पका के परोस दिया जाता है, बस हमको उसे आगे ला के प्रेजेंट कर देना होता है, हमको कोई मेहनत नहीं पड़ती है। लेकिन वो भी एक अपने आप में कार्य होता है। मन संचालन का कार्य 90% काम हो चुका होता है, बस 10% मेरे हिस्से आता है। जी जी। और मंजू बहन, मणि बहन का बहुत आभार, अभिलाषा भाभी जी का बहुत आभार। डॉक्टर राकेश चंद्रा जी के साथ थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। अनुपमा जी, हमारी एडमिन टीम, अनुपमा जी, रश्मि, वैशंपायन पेठे और रूपाली गोरे जी का आभार। और जो लोग देख रहे हैं, उधर से शालिनी वर्मा जी, अनामिका वर्मा जी, शशिकला कालकर जी, आप सबका आभार। जो लोग भी देख रहे हैं और जिसका नाम मैं नहीं ले पाया अभी, शशिकला कालकर जी। तो 4 लाइनें मन संचालन के लिए डॉक्टर सुखवी जाफर के लिए। कि सबकी रक्षा कर रही नेक दिल इंसान, बेटी वो कबीर की, काशी की है शान।
आपको डॉक्टर सुबोही जी के अक्सर वीडियो मिलेंगे थैंक यू। कैंसर अवेयरनेस के ऊपर, और आज धुआंधार, मतलब एक से एक वीडियो ऐसा है कि जो कायदे से ब्रॉडकास्ट होने चाहिए नेशनल लेवल पे, अभी आप अरे सर थैंक यू। व्यक्तिगत लेवल पे कर रहे हैं। जी जी। तो और ये रचना, अब ये सावन आने वाला है तो उसके ऊपर है मेरी ये रचना की पहले जैसे होता था सावन में लड़कियां अपने मैके जाती थी, और लड़कियों को जितना इंतजार रहता था उतने घर वालों को भी रहता था। उसी पे ये मेरी रचना है। सावन के सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है, आंगन और उपवन भी सूने, सूना घर चौबारा है। सावन के सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है, आंगन और उपवन भी सूने, सूना घर चौबारा है। अब घर में वो याद कर रहा है कि कब बच्ची जब हुई थी, सजदे कर दरबार में रब के तुझे दुआओं में पाया, कितना प्यारा दिन था जब ये चांद मेरे घर आया। सजदे कर दरबार में रब के तुझे दुआओं में पाया, कितना प्यारा दिन था जब ये चांद मेरे घर आया। चेहरे का मेरे नूर है तू, तू ही आँखों का तारा है। चेहरे का मेरे नूर है तू, तू ही आँखों का तारा है। सावन के सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है। जिस आंगन में तू खेली हर पल तेरी राह निहारे, उपवन चौबारे भी कहते लौट के जल्दी घर आ जा रे। जिस आंगन में तू खेली हर पल तेरी राह निहारे, उपवन चौबारे भी कहते लौट के जल्दी घर आ जा रे। अब की सावन के मेघों से बरसे असुवन की धारा है। अब की सावन के मेघों से बरसे असुवन की धारा है। सावन के सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लड़कियों का अपने मैके जाना कम होता जाता है, अपनी व्यस्तताओं के कारण, परिवार के कारण। लेकिन घर में जो आपके माँ बाप हैं वो वैसे ही इंतजार करते हैं, उनके लिए आप एक लड़की हैं। तो आखिर में उनकी जो पीड़ा है वो है, तुझको पास बुलाना है, सावन तो एक बहाना है। तुझको पास बुलाना है, सावन तो एक बहाना है। चांद सा तेरा मुखड़ा देखूं, आंखों में तुझे बसाना है। चांद सा तेरा मुखड़ा देखूं, आंखों में तुझे बसाना है। जाने कब अब हो पाए फिर ये मिलन हमारा है। जाने कब अब हो पाए फिर ये मिलन हमारा है। सावन के सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है। सावन के सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना अजय जी। जहाँ आपने सावन की बात कर दी, वहीं आपने एक दिल की बात भी कह दी कि जैसे बेटियों से मायका छूट जाता है। तो ये कविता बहुत ही मतलब हृदय स्पर्शी कविता थी, और हमें लगता है कि सभी इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जितने भी आज जो लोग हैं मंच पे और जो लोग हमें देख रहे हैं वो सभी इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। बहुत सुंदर रचना। अभिलाषा मैम आप बहुत ही सुंदर रचना थी अजय भैया की। परिवार की सारी बहनों को याद कर लिया आपने, और हमें भी अपना घर याद आ गया मायका। तो ये आपकी रचना की खूबी थी कि आप बचपन के दिनों में ले गए हमको।
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मणि जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि अजय भैया की रचना बहुत ही सुंदर, और एक तो जो उसपे वो अपने स्वर बांधते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं सुनने में। प्लस ये जैसे कि एक रचना जो सावन पे है, और कहीं ना कहीं यहाँ हम सभी इसमें स्त्रियां हैं, तो वो बेटियां जो होती है ना, जिनको अपने घर की याद, मौका चाहिए कि आप किसी तरह अपने मायके पहुंच जाएं, और वो मौका जब भी मिलता है पकड़ लेते हैं उसको, कोशिश करते हैं कि पहुंच जाए। ये भी बात बहुत हद तक सही है कि जैसे जैसे एक समय बीतता जाता है तो लड़कियों का मायका जाना थोड़ा कम होता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था के कारण। बट फिर भी एक बहुत प्यारी सी रचना, और सावन की याद आ गई, जैसे लगी रहा है और बारिश का मौसम है, तो बहुत ही प्यारी रचना है। मंजू मैम, आप कुछ कहेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि चाहे जैसे गाले जिसको वो है इनकी मर्जी, कि चाहे जैसे गाले जिसको वो है इनकी मर्जी, पर सच है ये भैया मेरे हैं रिश्तों के दर्जी। तो ये जो रिश्तों पे कविताएं लिखते हैं ना, वो शानदार होती है। और मतलब सच में ऐसी फीलिंग्स होती है कि जब कविता हो रही होती है, तो उस टाइम लगता है कि भाई वो तुम्हारे सामने बैठे हो और तुम्हें बता रहे हैं कि ये चीजें हैं भाई। तो मतलब वो जो रिश्तों और जो कहे भावनाएं हैं, वो बहुत ही अच्छे से व्यक्त करते हैं। बहुत बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर रचना अजय वर्मा भैया की। और क्योंकि अभी राकेश जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब जैसा कि सुबुही बहुत अच्छा मंच संचालन कर रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनको मैं आमंत्रित करूं। तो पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि डॉक्टर सुबुही जाफर जी का जन्म, जैसे आप सभी जानते हैं कि वो शिवनगरी वाराणसी की हैं, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट्रल हिंदू स्कूल बीएचयू से हुई। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से एमबीबीएस तथा दिल्ली से स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है, और वर्तमान में वे कैंसर विशेषज्ञ के रूप में वाराणसी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। चिकित्सा के साथ साथ साहित्य भी उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। बचपन से ही साहित्य के प्रति उनकी गहरी रुचि रही, और उन्होंने कक्षा 8 में अपनी पहली कविता कहीं नहीं प्रकाश था तथा पहली शायरी लम्हा लिखी थी। उनकी रचनाएं अनेक प्रतिष्ठित साझा काव्य संग्रहों में भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें काव्य मंजूषा, इनक्रेडिबल इंडिया, गाइडिंग लाइट, our earthly path, you cannot be replaced, listen to her silence, save our paradise, esoteric melodies, musings of love, अनेक संकलन शामिल हैं। और अंग्रेजी भाषा में भी इनका एक एकल काव्य संग्रह है, वर्सेस ऑफ वेरासिटी। और इसके साथ ये है कि एक सफल चिकित्सक, संवेदनशील कवित्री और समाज सेवी के रूप में डॉक्टर सुबोही जाफर अपने कार्यों से समाज को निरंतर प्रेरित कर रही हैं। तो कुछ चंद शब्दों के साथ मैं सुबोही जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि कुछ यूं है कि जो दर्द को समझकर उम्मीद की रोशनी बन जाए, जो दर्द को समझकर उम्मीद की रोशनी बन जाए, जो शब्दों से मन और सेवा से जीवन महका जाए। चिकित्सा हो या साहित्य, चिकित्सा हो या साहित्य, हर राह पर छाप छोड़ जाएं, ऐसी संवेदनशील शख्सियत है डॉक्टर सुबुही जाफर, जो हर दिल में सम्मान पा जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू स्वागत है सो मच। थैंक्स मणि जी फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि पहली कविता सावन पे ही पढ़ी जाएगी, बट अभी अजय सर ने पढ़ी है तो मेरी कविता एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, तो मैं दूसरी वाली पहले पढ़ देती हूँ, पहली वाली बाद में। तो जो दूसरी कविता थी जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है पीड़िता या पापी। हमारे समाज में क्या होता है ना कि जब कोई भी रेप सर्वाइवर होता है, तो जनरली लोग क्या करते हैं ना कि सारा ब्लेम उसी रेप सर्वाइवर पे डाल देते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो कितना सह रही होगी, वो कितनी बार उसी चीज को उसने सोचा होगा, उसी चीज से वो मरी होगी, और उसी चीज को वो अब जा रही है अपने लिए इंसाफ पाने। बट लोग कैसे उसे प्रोजेक्ट करते हैं, तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने ही कुछ ऐसा बोला होगा, तुमने ही कुछ ऐसा पहना होगा, तुम ही ने कुछ, मतलब सारा ब्लेम ये देके लड़की पर ही आता है। तो इसका शीर्षक है पीड़िता या पापी। तो इसके जो कविता है वो इस तरह है।
वो पीड़िता है या है पाप की भागी, अबला है या है अपराधी, क्यों खड़ी है कटघरे में यूं सर को झुकाए, क्यों देख रही हर नजर उसे करती कानाफूसी। जैसे लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी वहां पे विक्टिम है तो लोग आपस में बातें करेंगे कि हाँ देखो देखो यही है, इसी को फोटो लेंगे, मतलब सपोर्ट तो बहुत कम देखने को मिलता है। वह तो थी बहन किसी की थी पुत्री, रूप थी वह देवी का, करते थे जिसकी भक्ति, क्यों आज उसी देवी का नाम छुपाया जाता है, क्यों निर्भया और अभया के नामों से पुकारा जाता है। क्या यही संस्कृति है भारत की, क्यों आए दिन स्त्री को रौंदा जाता है। खड़ी खड़ी वह कटघरे में कातर निगाहों से है देख रही, दुष्कर्मियों की बुरी नजर उसे फिर से भेद रही। पूछा जा रहा है कृत्य उस हैवानियत का, फट जाए धरती हो जाए समाहित, वह अबला यही है सोच रही। क्या आज फिर से उसकी अस्मत को सवालों से लूटा जाएगा, क्या एक बार फिर वह अमानवीय कृत्य दोहराया जाएगा। क्या होगी तार तार एक बार फिर आत्मा उसकी, सोच रही है शायद पाप किया है उसने, क्योंकि है वह स्त्री, क्योंकि है वह स्त्री। धन्यवाद। वाह! बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही एक ऐसी कविता कहूँगी जिसमें जो आपने जो मन की व्यथा एक उस स्त्री की दिखाई है, जिसमें कहीं न कहीं जो पीड़ा उसने सही होगी, जो कोई समझता नहीं है, जिस दर्द से वो गुज़रती है, उसे कोई नहीं समझता है। उसका बहुत बखूबी बयाँ किया आपने अपनी कविता में, तो बहुत ही सुंदर चित्रण आप सुबोही जी, बहुत थैंक यू सो मच। तो अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक राकेश जी का कनेक्शन अभी भी नहीं हो पाया है, तो नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोबारा दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए मणि जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुबोही जी। तो जो अगली कविता मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल पोइट्री है। जब कभी मन थोड़ा सा कमजोर होता है तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अपने मन को एक अच्छी दिशा देने के लिए ये कविता मैंने लिखी थी, जिसका शीर्षक है कि यह जो आया एक मोड़ है। यह जो आया एक मोड़ है, नई सी मैं की खोज है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी फिर से एक रिफ्रेश स्टार्ट करने के लिए अपने आप का एक दूसरा वर्जन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो उसी का है कि यह जो आया एक मोड़ है, नई सी मैं की खोज है, जलाकर मद के भाव को तराशने की होड़ है। चुनौतियों के मोड़ पर सुरंग सी कचोट है, क्योंकि चुनौतियां हमें हर घड़ी कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी, जीवन भर मिलती रहेंगी। तो मैंने जिक्र किया है कि चुनौतियों के मोड़ पर सुरंग सी कचोट है, डरा कर अपनी त्रास को जगाई मैंने भोर है। सिसकते घाव ओढ़ कर आघात की मरोड़ है। सिसकते घाव ओढ़ कर आघात की मरोड़ है, भुलाकर इस विषाद को नचाया मन का मोर है। हिम्मत का बीज रोप कर जुनून की टटोल है, उगाकर वृक्ष ज्ञान का लपेटी नम्र डोर है। उगाकर वृक्ष ज्ञान का लपेटी नम्र डोर है। यह जो आया एक मोड़ है, नई सी मैं की खोज है, जलाकर मद के भाव को तराशना अभी और है, तराशना अभी और है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है, क्योंकि जो मैं की खोज तो जारी रहनी चाहिए, जिंदगी भर चलती रहनी चाहिए, और प्लस उसमें आपको जो घमंड है उसे कहीं बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है, वरना आप कभी खुद को पा ही नहीं सकते। बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अभिलाषा मैम को अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करने के लिए। एक बार पुनः मंच का आभार, मंच के अंदर जो आसीन है और जो बाहर से सुन रहे हैं। तो आजकल बारिश आ चुकी है, वैसे तो हर जगह खुशनुमा माहौल है, सब जगह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मन में कुछ हलचल है, सैलाब है, उसी को बयां कर रही है मेरी रचना। रचना इस तरह है। बचाएं किस तरह से हम अपने नौनिहालों को, बचाएं किस तरह से हम अपने नौनिहालों को, हर तरफ खंजर सी वहसी सब निगाहें हैं,
दरिंदगी इस तरह फैली, इंसानियत मर गई सारी। कली को खिलने से पहले मसलते इस तरह जालिम, उद्गम था जहां तेरा, उसी का अंत कर डाला। 32 में नहीं दिल था, जो चीखे उसकी सुन पाता। कैसो बन कोई आता, आबरू को बचा पाता। कतरा कतरा बूंदे मेरी पलकों पे आ गिरती हैं, बरसों पर इतना मत बरसो, आंखों में सैलाब जो आए। इंद्रधनुष सी झिलमल चूनर, तितली जैसे पंख लगा दो, पंख हो जैसे चिड़ियों जैसे, उड़ती जाऊं दूर गगन में, तारों जैसा बिखरा दो तुम, आसमान सी झिलमल चूनर। पहर ओढ़ मैं सच कर निकलूं, दूर गगन कोई मुझे निहारे, मिलकर आऊं पूछूं उससे, नीचे क्या देखा करते हो। नीचे तो बस दर्द पड़ा है, सुंदर काया भ्रम आया है। नीचे है पापों का साया, सुंदर से कुछ लोग बचे हैं। नित नित अपने मासूमों के चीर हरण होते रहते हैं। निर्भय पंछी इर्द गिर्द हैं, निर्भयता हरने को तेरे। पापी मन पतित हो चला, पावन शब्द अधूरा लगता। कब तक अपने मायूसों को ऐसे ही मारा जाएगा। कब तक अपनी कोख का जन्मा, कब तक कोखों को खाएगा। जो बेटी कुछ देख सकी ना, कितनी सुंदर ये दुनिया है। माँ की आंखों को तुम देखो, सूख गए हैं आंसू सारे। माँ की आंखों को तुम देखो, सूख गए हैं आंसू सारे। पूछे वो सवाल अब किससे, रक्षक ही बन गए जो बच्चक। राखी के धागों की कीमत भूल गई अब दुनिया सारी। कुछ सवाल जो जग जाहिर हैं, कुछ सवाल जो जग जाहिर हैं, दे पाओ तो दे दो उत्तर। अब क्या होगा अंत भी इसका, ये सवाल आंखों में मेरी, ये सवाल आंखों में मेरे। बरसों पर इतना मत बरसो, आंखों में सैलाब जो आए, आंखों में सैलाब जो आए। बहुत बढ़िया रचना, बहुत सुंदर। और जिस तरह आपने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है जो आज की स्थिति है कि रक्षक ही भक्षक बन के बैठे हुए हैं, जिसका कोई एज सच कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आता कि कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि किसके पास जाएं, किससे गुहार लगाएं और किससे उम्मीद किया जाए। तो बहुत सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहती हूँ मंजू जी को अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे अभिलाषा मैम बात कर रहे थे, मतलब जो दुख दर्द है, तो एक तरफ इंसान आवाज थोड़ी धीमी। जी, मैं कोशिश करती हूँ फिर से। जी, तो एक तरफ इंसानी आपदा है, मेरे ख्याल से ठीक आ रही होगी अभी। हाँ, तो एक तरफ इंसानी आपदा है और एक तरफ अजय भैया ने बात की थी सावन की। अब ऐसे वाले सिनेरियो में जो आज वाला टाइम है और सावन आया और आके भी नहीं आया, तो वो दर्द मैं अपनी कविता के जरिए बयान करना चाहूंगी। तो मैं रखती हूँ अपनी कविता कि तारे सब मारे मारे फिरते, तारे सब मारे मारे फिरते हैं, चांद अंबर में अब नहीं रहता। तारे सब मारे मारे फिरते हैं, चांद अंबर में अब नहीं रहता। नदी ने रास्ता समेट लिया, कोई झरना कहीं नहीं बहता। कि तारे सब मारे मारे फिरते हैं, चांद अंबर में अब नहीं रहता। नदी ने रास्ता समेट लिया, कोई झरना कहीं नहीं बहता। प्यारी बदली का हृदय टूट गया, प्यारी बदली का हृदय टूट गया, पानी गहरे कुएं का बासी है। प्यारी बदली का हृदय टूट गया, पानी गहरे कुएं का बासी है। चुनरी फट गई है मिट्टी की, सिर पे पीतल की गगरी प्यासी। प्यारी बदली का हृदय टूट गया, पानी गहरे कुएं का बासी है। चुनरी फट गई है मिट्टी की, सिर पे पीतल की गगरी प्यासी है। हवा की सांस घुट रही है कहीं,
हवा की सांस घुट रही है कहीं, सारी चिड़ियों ने मौन साधे हैं। हवा की सांस घुट रही है कहीं, सारी चिड़ियों ने मौन साधे हैं। वो जो सावन चला था पहुंचा नहीं, वो जो सावन चला था पहुंचा नहीं, पाँव झूलों के किसने बांधे। कि हवा की सांस घुट रही है कहीं, सारी चिड़ियों ने मौन साधे हैं। वो जो सावन चला था पहुंचा नहीं, पाँव झूलों के किसने बांधे हैं। कदम का पेड़ राह तकता है, कदम का पेड़ राह तकता है, कोई राधा कोई मोहन कहीं मिले तो सही। कदम का पेड़ राह तकता है, कोई राधा कोई मोहन कहीं मिले तो सही। बहारें बदहवास बैठी है, किसी गुलशन में कोई एक गुल खिले तो सही। सुना है गांव की अर्थी उठी है खेतों से, सुना है गांव की अर्थी उठी है खेतों से, कोई आया और शहर बोने लगा। सुना है गांव की अर्थी उठी है खेतों से, कोई आया और शहर बोने लगा। मीठा मीठा सब वो नुस्खा जो दिया था उसने, मीठा मीठा सब वो नुस्खा जो दिया था उसने, धीरे धीरे वही नुस्खा भी जहर होने लगा। किसी ने यूं किया कि होठों से हंसी ही हर ली, किसी ने यूं किया कि होठों से हंसी ही हर ली। ठोकरे खा के जंगल ने खुदकुशी कर ली, जंगल ने खुदकुशी कर ली। बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही बढ़िया। और जिस तरह आपने, ये भी एक वैसी ही थी जैसे आपने पहली वाली रचना पढ़ी थी, जिसमें आयरनी को आपने उजागर किया है कि कैसे चीजें तो हैं बट वो यूजलेस टाइप की हो गई। जैसे कुआं बहुत गहरा है लेकिन पानी उसका बासी है, पीतल की गगरी है बट वो प्यासी है। तो जो चीजें जहां होनी चाहिए वो वहीं पे पूरी नहीं पड़ रही, तो और कहाँ कैसे पहुंचेगा वो चीज। तो बहुत ही बहुत ही डीप और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज था आपकी इस कविता में। बहुत सुंदर रचना। जी बहुत शुक्रिया। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए अब मैं दोबारा बुलाना चाहूंगी अजय सर को अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खूबसूरत मन संचालन, और सभी रचनाएं इतनी अच्छी सी पढ़ रहे हैं। मंजू बहन का तो हमेशा से लाजवाब अंदाज है, अभिलाषा भाभी, मणि बहन ने बहुत खूबसूरत रचना पढ़ी। आपकी रचना बिल्कुल जो समाज में आजकल चल रहा, सभी उसी के इर्द गिर्द रचनाएं हैं। और एक मेरे ख्याल से जो कवि होते हैं उनका ये फर्ज है कि अपनी रचनाओं के जरिए कुछ जगाने की कोशिश की जाए। हालांकि जो सोच रहे हैं, वो जो सो रहे हैं, उनको जगने में टाइम लगेगा। मेरी भी रचना दूसरी रचना की है, आप रचना से समझ जाएंगे किस तरह की है। जब ये दुनिया मेरी है, जब ये मेरा है जहां, जब ये दुनिया मेरी है, जब ये मेरा है जहां, जब ये मेरी है जमी, जब है मेरा आसमां, कहीं पंख नहीं है उड़ने को, कहीं कैद किया है पिंजरे में, कहीं पंख नहीं है उड़ने को, कहीं कैद किया है पिंजरे में, घुट घुट के ही जीना है, मरना है तन्हा तन्हा, घुट घुट के ही जीना है, मरना है तन्हा तन्हा। आज जो महिलाओं की स्थिति है समाज में, कि आपको निकलने भी नहीं देंगे वो, और आप जहाँ आए एज इट इज रहें, बहुत से लोगों की यही कामना है। देखने वाले तो मुझको हंसी चांद भी कहते हैं, देखने वाले तो मुझको हंसी चांद भी कहते हैं, पर मेरी किस्मत में तो अंधियारे ही रहते हैं, पर मेरी किस्मत में तो अंधियारे ही रहते हैं। दाग मेरे सब दुनिया ढूंढे, छुपने जाऊं मैं कहाँ, दाग मेरे सब दुनिया ढूंढे, छुपने जाऊं मैं कहाँ, जब ये दुनिया मेरी है, जब ये मेरा है जहां।
महक रहे इस गुलशन में जब गुलाब सी खिलती हूँ, महक रहे इस गुलशन में जब गुलाब सी खिलती हूँ, कांटों से दामन भी बचाती मुरझाने से डरती हूँ, कांटों से दामन भी बचाती मुरझाने से डरती हूँ। अभिलाषा सब मेरी करते दिल ना समझे कोई यहाँ, अभिलाषा सब मेरी करते दिल ना समझे कोई यहाँ। जब ये दुनिया मेरी है, जब ये मेरा है जहाँ, जब ये दुनिया मेरी है, जब ये मेरा है जहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना अजय सर आपकी। जैसा कि आपने कहा कि पंछी पिंजरे में कैद है और जिसको आजादी है वो उड़ नहीं सकता। मतलब जो उड़ सकता है वो उड़ना नहीं चाहता, और जो जिसको उड़ने की इच्छा है वो पिंजरे में बंद है। कुछ ऐसा ही मुझे इसका ये समझ में आया कि जिसको जो मिला है उसे वो नहीं चाहिए, और जो कर सकता है वो कर नहीं रहा है। तो बहुत ही सुंदर रचना आपकी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था आपकी कविता में कि जो भी हमारे पास चीजें हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, और किसी से भी डरने दबने या किसी को दबाने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर रचना। शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना यहाँ सभी की। अजय भैया ने भी बहुत सुंदर रचना पढ़ी, और सुबोही जी बहुत अच्छा मंच संचालन आप कर रही हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आएं और अपनी दूसरी रचना हम सबके सामने रखें। बहुत बहुत स्वागत है हाँ, आपका तो सुबोही। थैंक यू। जो मेरी दूसरी रचना है वो सावन पे ही बेस्ड है। एक्चुअली सावन का महीना आने वाला है, तो मैंने एक पोएम सावन की चुनी थी जिसका शीर्षक है सावन के झूले। आपने पढ़ी भी है ये मेरी ये वाली कविता मणि जी। जी। उन्मत्त पवन बह चली, देखो जमुना पार, आंचल में लिपटी हुई करने साज श्रृंगार, हिंडोलों को पंख लग गए, लहराए वो बार बार, मन भी हो चला मयूर सरीखा, नाचे बारंबार, तरुओं के तन पर वर्षा की बूंदें करने लगी सौम्य प्रहार, छन छन कर पत्ते भी मिलकर गाएं राग मल्हार, कलियां भी खिल उठी हैं करने नवजीवन निर्माण, पक्षी कर रहे हैं कलरव, गा रहे मिलन का राग। हे प्रिय लौट आओ तुम करने प्रेमालाप, मन हो चला है बसंत, आतुर है करने परिरंभण हास परिहास, वर्षा का शीतल जल बुझा न पाए मन की प्यास, तुम बिन जिया लागे ना चाहे बस तेरा ही आभास। है शिव पार्वती का प्रणय बंधन, राधा कृष्ण भी करे आलिंगन, हरी चूड़ियां लहरिया चुनरी, बढ़ा रही मेरा यौवन, पायल की मधुर सरगम पर इतराया है सावन, प्रेम रस की है यह कहानी, हो न जाए रंग भंजन, मन व्याकुल आतुर चाहे केवल तेरा ही स्पर्श, हृदय तरंग भी है प्रतीक्षार्थी, चंद्रमा भी चाहे प्रेमालिंगन, सावन के इस झूले को खेलना तुम इस प्रकार, प्रीत मिलन की रुत प्रेम की रहे अमर अनंत काल। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर रचना आपकी सुबोही। आपने बहुत ही सुंदर चित्रण किया सावन का। मेरे ख्याल से जितने भी सावन में जो एक हरियाली होती है, हरी चूड़ियां होती हैं और लहरिया जो चुनरी हम लोग पहनते हैं, प्लस जो एक प्रेम का भाव होता है, वो सारा ही आपने अपनी कविता के जरिए प्रस्तुत किया। और जैसे कि सावन अभी चल रहा है, मतलब हमारे यहाँ तो बारिश ही बारिश हो रही है, जो उसका एहसास हो रहा है, तो उसका पूरा बहुत ही खूबसूरत आपने चित्रण किया सुबोही जी। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर आपका म्यूट है माइक शायद। कह रहे हैं अभी तो सावन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सावन आने वाला है। माहौल बना रहे हैं अभी तो हम लोग हाँ, अभी तो सिर्फ माहौल है कि फिर से घिर आए हैं बदरा, फिर से आया है सावन, पुरवाई फिर मस्त चली है, मौसम है ये मन भावन, मैके से आई है पाती पड़ गए झूले आंगन में, मैके से आई है पाती पड़ गए झूले आंगन में, कजरी की गीतों की धुन पे नाचेंगी सखियां सावन में, कजरी के गीतों की धुन पे नाचेंगी सखियां सावन में,
तो बहुत क्या सुंदर। अभी तो सावन अभी आने वाला है, सबका बहुत बहुत आभार। इसी तरह सावन को एंजॉय करिए, जीवन के हर पल को एंजॉय कीजिए। जी मंजू बहन, कुछ कहना चाहेंगी आप? मेरा बीच में कनेक्शन चला गया था, तो मेरे को आधी बातें पता नहीं लगी। जितनी बातें पता लगी है तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि थोड़ा सा देंगे टाइम, 2 मिनट का। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीपल की ठंडी छाँव, पीपल की ठंडी छाँव, सावन ने रख दिए पाँव, मुझे फिर से बुलाए गाँव। अरे आ संग संग चलिए, अरे आ संग संग चलिए। क्या बात है। वाओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ सबकी एकदम आवाज बहुत प्यारी है। मणि जी, मंजू जी, अजय सर, अभिलाषा मैम, वाह भाई वाह। तो वही जी भी आप मेरा बहुत पीछे है। आपके नहीं, आपने जो आप शुरुआत करी उससे भी पता चल रहा है कि आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। आप भले ही कैंसर ऐसे विषय पे अपने वीडियो बनाती हैं, लेकिन शुरुआत बहुत सुंदर गानों से करती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत हाँ, बधाई। आज भी तो आपने हाँ, वो गाने से शुरुआत गाने की वो थी। हमने सोचा कि सभी बना रहे हैं कैंसर अवेयरनेस, मतलब बहुत लोग बना रहे हैं, तो मेरे में क्या जी स्पेशल हो कि भाई लोग सुने, उनको इंटरेस्ट हो, क्योंकि लोग सुनते नहीं है। जो काम की बात होती है ना, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं आता। तो थोड़ा गाना वाना हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अब क्या होने वाला है, तो फिर उसके बाद आएगी काम की बात। तो ये थी मेरी मतलब सोच कि भाई लोग सुने मेरा वीडियो। नहीं सब बहुत अच्छा बेहतरीन है। होती है। जी। थैंक यू। चलिए फिर। हाँ, तो एक वाइंड अप मैसेज ये है कि हमारे जो पोएजी टेल्स हैं वो हम लोग 3 लैंग्वेजेस में हमारा ऑनलाइन इवेंट होता है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। और हमारे यहाँ मंथली कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। हमारा फेसबुक पे पेज भी है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। तो जो भी हमारे जो लोग भी हमारी ये काव्य गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं, उनसे और बाकी जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। तो आइए हमारे पोएजी टेल्स ग्रुप का भाग बनिए, और आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब मिलजुल कर, और किसी में भी द्वेष की भावना नहीं होती। सब एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और एक सेगमेंट आया था जिसमें हम लोगों ने डुएट पोएट्री कॉन्टेस्ट भी किया था, तो उसमें लोगों ने बड़ा मजा उठाया था कि सबने एक पैरा एक ने लिखा था, दूसरा पैरा दूसरे ने लिखा था। प्लस बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फोटो आ गई, उस पे आपको कुछ लिखना है, या कुछ मुहावरा आ गया, उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है। तो हमारा जो पोएजी टेल्स का ग्रुप है वो बहुत ही बड़ा और बहुत बढ़िया ग्रुप है। अनुपमा मैम इसकी फाउंडर हैं, और एडमिन ग्रुप में अजय सर, रश्मि मैम, रूपाली गोरे, लाले जी और मैं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की काव्य गोष्ठी में आप सभी उपस्थित रहे और आपने हमारा हौसला बढ़ाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो लोग जुड़े। अर्चना सभी का श्रीवास्तव जी, अंजना श्रीवास्तव जी, सभी जी का बहुत खूबसूरत मंच संचालन। अजय भैया तो खैर गाते ही अच्छा है, मणि गाती है अच्छा। मंजू जी की जो रचना थी काफी टाइम तक दिल दिमाग में ठहरने वाली थी, बहुत ही गहरी डेप्थ थी उनकी। सभी का बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि।